कमला बाबा के पास जाकर एक नारियल लाती है और उसे घर के स्टोर रूम में सबकी नजर से दूर ले जाकर छिपा देती है। अगले दिन जब कमला उस नारियल को देखती है तो उसकी आंखें भय से फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो नारियल पूरी तरह से सड़ चुका था। बाबा की कही हुई बात कार्तिक को समझाने के लिए कमला उसे मंदिर ले जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसका बेटा तो पूरी तरह से पत्नी के वश में हो गया है, जो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। अंत में थककर वो घर लौट आती है। कमला कार्तिक के साथ मंदिर से घर लौट आई थी और अब मौका तलाश रही थी कि कब वो एक बार फिर बाबा से जाकर मिले और अपने घर पर आए संकट के बारे में विस्तार से उन्हें बता सके। और सबसे जरूरी बात, बाबा को उस नारियल के विषय में बताना भी बेहद जरूरी था। खतरे का आभास होने के बाद कमला के लिए अब इस घर में एक एक पल बिताना मानो 1 साल जितना लंबा हो रहा था। कमला ने निश्चय किया कि वो सूरज की पहली किरण फूटने के साथ ही घर से निकल जाएगी और सुबह कार्तिक और रक्षा के उठने से पहले ही बाबा से मिलकर लौट भी आएगी। इस तरह किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और किसी की भी नजर में आए बगैर उसका काम भी पूरा हो जाएगा। कमला बाबा से मिलने के लिए तैयार हो रही थी। अपने ड्राइवर को वो पहले ही ठीक 4 बजे आने के लिए कह चुकी थी। उसने घड़ी की ओर देखा, 3:30 बजे थे। अभी भी ड्राइवर को आने में आधा घंटा बाकी था। ये पल उससे कटे नहीं कट रहे थे, इसलिए अपने कमरे से निकलकर वो बाहर बालकनी में आकर टहलने लगती है। तभी उसकी नजर बाहर आंगन की ओर जाती है। वहां पर उसे एक काली सी परछाई खड़ी नजर आती है। कमला परछाई को आंगन में खड़ा देख भीतर तक कांप जाती है। हिम्मत करके वो एक बार फिर मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से उस परछाई की ओर देखने की कोशिश करती है, तो वहां पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। कुछ तो था वहां भी, लेकिन ऐसे कैसे देखते ही देखते अचानक से गायब हो गया। मैं नीचे जाकर देखती हूँ। कमला तेज कदमों से नीचे आंगन की ओर जाती है तो वहां उसे एक काली गुड़िया और सिंदूर बिखरा हुआ नजर आता है। एक तो चारों ओर पसरा सन्नाटा और उसी सन्नाटे में अचानक अपने घर के आंगन में काले जादू का सामान देखकर अब तो कमला के हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। कमला अभी सोच ही रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे से किसी परछाई के यहां से वहां जाने का अंदेशा होता है। कमला चौंक कर पीछे मुड़ती है तो उसे किसी स्त्री की हंसी की आवाज सुनाई देती है। कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ कि यहाँ कोई है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से काली शक्तियों से बांध दिया है किसी ने हमें। क्या सच है, क्या झूठ, क्या भ्रम है, क्या छलावा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कमला ने अपने पर्स से रुमाल निकाला और उसकी मदद से गुड़िया को उठाकर अपने पर्स में रखा और तेज कदमों से बाबा के आश्रम की ओर रवाना हो गई। तकरीबन 1.5 घंटे के सफर के बाद कमला बाबा के सामने बैठी हुई थी। बाबा, आज जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया वह मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। मेरा रोम रोम अभी भी डर से कांप रहा है। आपके आश्रम के लिए निकलने से पहले मैं अपनी बालकनी में टहल रही थी। रात के तकरीबन 3:30 बजे का समय रहा होगा। तभी मैंने अपने घर के आंगन में एक काली परछाई को देखा। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती बाबा। वहां कुछ तो था, लेकिन जैसे ही मैं आंगन में पहुंची वह परछाई वहां से गायब हो गई और उसकी जगह ये काली गुड़िया और सिंदूर वहां पड़ा हुआ मुझे मिला। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा की तरह मेरे आगे पीछे घूम रहा हो। और ये देखिए बाबा, जो नारियल आपने मुझे मेरे घर में रखने के लिए कहा था उसकी क्या हालत हुई है। कीड़े पड़ गए हैं उसके अंदर। इसका मतलब हमारा शक सही था ना बाबा? कुछ तो अनहोनी हो रही है ना मेरे घर में। कमला की सारी बातें सुनने के बाद बाबा कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। तकरीबन 10 मिनट के बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। देखो कमला, तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मुझे इस बात पर तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम्हारे घर के ऊपर कोई काली शक्ति का पहरा है। तुम किसी भ्रम में मत रहना। तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो और उस शक्ति को यह बात पता चल चुकी है
तुम्हारे घर के ऊपर कोई छोटा मोटा टोना टोटका नहीं हुआ है, बल्कि कोई बहुत बड़ी शक्ति का प्रकोप नजर आता है, जिसने किसी प्रेत आत्मा को तुम्हारे घर की पहरेदारी में लगा रखा था। तुमने अपने पुत्र को बताया, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया है? क्या तुमने उसे सब कुछ सच सच नहीं बताया? बाबा, अपने बेटे के विषय में आपसे क्या कहूँ? वह तो अपनी पत्नी के बारे में एक भी शब्द सुनना ही नहीं चाहता। ऐसा लगता है जैसे उसके सम्मोहन में बावला हो गया है वह। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो मुझ पे ही उखड़ गया और घर छोड़ के जाने की बात करने लगा। कार्तिक से कुछ भी कहना समझदारी नहीं होगी। फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा गलत नहीं है, वशीकरण के प्रभाव में है वो। वशीकरण का अर्थ समझती हो? तंत्र की दुनिया में कई अध्याय होते हैं। टोना टोटका, काला जादू, वशीकरण, चुड़ैल, डायन, सब इस काली पुस्तक के अलग अलग अध्याय है। मुझे ऐसा लगता है वो डायन लौट आई है। इतनी सारी शक्तियों का एक साथ तुम्हारे परिवार के ऊपर हावी होने का अर्थ यही है कि काले जादू में महारत रखने वाली किसी डायन का हाथ है, जो अपनी तंत्र की अलग अलग विद्या इस्तेमाल करके तुम्हारे परिवार की जड़ें हिलाना चाहती है। जिसे तुमने अपने घर के बाहर देखा, वो प्रेत उसी डायन ने वहां पर खड़ा किया था। इसीलिए जब तुम उसके नजदीक गईं तो वो तुम्हें डराने की कोशिश करने लगा। ये गुड़िया काले जादू के लिए इस्तेमाल होती है, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। नहीं गुरुजी, आपके रहते हमारे परिवार पर कोई संकट नहीं आ सकता। बाबूजी कहते थे आप हमारे कुलगुरु हैं। आपकी शरण में आने के बाद मेरे परिवार को कोई हानि नहीं हो सकती। मेरा भरोसा टूटने मत दीजिए। मेरे बेटे की नई नई शादी हुई है। जरूर मेरे बहू के ऊपर ही कोई काला जादू किया है उस डायन ने। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उस डायन को तो आपने हवेली के तहखाने में बंद करवा दिया था ना। वह वहां से बाहर निकली कैसे? इतने सालों बाद अचानक वापस कैसे आ गई बाबा? देखो कमला, कुछ प्रश्नों का जवाब तो हमें अब हवेली जाकर ही मिलेगा। तुम देर मत करो, हमारे साथ हवेली चलो। जाकर पता लगते हैं कि वह पन्ना डायन अभी भी वहां पर कैद है या आजाद हो गई। अगर वो अभी भी कैद है, तब तो तुम्हारे परिवार के ऊपर जो संकट आया है उसे दूर करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन अगर एक बार फिर वो डायन वापस आई है, तब तो बहुत मुश्किल होने वाली है। कहते हैं डायन जब वापसी करती है ना, तो घायल शेरनी की तरह वापसी करती है और उसके पंजे से बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कमला और बाबा तुरंत हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। जिस समय कमला गांव पहुंचती है, दिन निकल गया था। बाबा, सुबह के 8 बज गए हैं। कार्तिक को शक हो जाए उससे पहले ही मैं फोन करके उसे कुछ बहाना बता देती हूँ, वरना उसे शक हो जाएगा। कार्तिक बेटा, तू सोकर उठ गया क्या? अम्मा, मैं तो कब से आपको घर पर ढूंढ रहा हूँ। आप अचानक से कहाँ चली गई थी? वो बेटा मेरी सहेली है ना, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। अचानक से सुबह 4 बजे फोन आया तो मैं उससे मिलने के लिए निकल गई। अरे कौन सी सहेली? आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं अभी पहुंचता हूँ। अरे चिंता की कोई बात नहीं है बेटा, मैं ड्राइवर को साथ लेकर आई हूँ। मैं आराम से पहुँच गई हूँ। कोशिश करूंगी कि शाम तक लौट आऊँ। तुम अपना ख्याल रखना, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम लोग अपने कमरे में आराम कर रहे थे, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है माँ, अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कॉल करिएगा। क्या हुआ कार्तिक? कुछ नहीं रक्षा, माँ कह रही है कि वो अपनी किसी सहेली से मिलने के लिए गई हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ सच नहीं बोल रही थी। उनकी आवाज कुछ बदली हुई सी थी। अरे कार्तिक, क्यों इतनी चिंता करते हो तुम? अगर माँ जी घर पर नहीं है तो हम लोग शॉपिंग के लिए चले। इधर कार्तिक और रक्षा शॉपिंग कर रहे थे और उधर बाबा और कमला हवेली के तहखाने में पहुंच चुके थे। तहखाने में पहुंचकर वहां का नजारा देख बाबा और कमला दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। देख रही हो, उस खुफिया कमरे की दीवार टूटी हुई है और खुदाई करके वो संदूक भी बाहर निकाला हुआ है जिसमें ठाकुर जी ने पन्ना को कैद किया था। इसका मतलब पन्ना यहां से आजाद हो चुकी है। जो कुछ भी तुम्हारे घर में हो रहा है उसके पीछे पन्ना का ही हाथ है। कमला को अब पन्ना की सच्चाई समझ में आ गई थी और बाबा की कही हुई बातें अब उसके दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रही थीं। बाबा का एक एक शब्द घंटे की तरह बार बार उसके कानों से जाकर टकरा रहा था। डायन एक घायल शेरनी की तरह होती है और उसे चोट पहुंचाने वालों को वो इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है। कुछ देर बाद कमला और बाबा
वापस आश्रम पहुंच गए थे। कमला, मैंने तुमसे तुम्हारे परिवार में जितने सदस्य हैं सबके पहने हुए एक एक वस्त्र लाने के लिए कहा था, वो काम किया तुमने? हाँ बाबा, मैं लेकर आई हूँ। ये मेरे बेटे कार्तिक के कपड़े हैं और ये बहू रक्षा के। कार्तिक के ऊपर आपने पहले ही बताया था कि वशीकरण किया हुआ है, तो क्या रक्षा के ऊपर भी किसी तरह के काले जादू का असर है? तुम्हारी बहू के कपड़ों से तो यही लग रहा है कि तुम्हारे घर की सारी नकारात्मकता का स्रोत वही है। मैं कुछ समझी नहीं बाबा। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ। मेरी विद्या कहती है तुम्हारे घर में जो खतरा है उसका नाम रक्षा ही है। ये लड़की कौन है? इसके माता पिता, भाई बहन, गांव सबका पता लगवाइए। कार्तिक को ये कैसे मिली और आपने विवाह कैसे किया? मुझे पूरी जानकारी चाहिए। बाबा, ये लड़की शादी से महज 2 महीने पहले कार्तिक को उसके ऑफिस में मिली थी। जब से कार्तिक ने उसे देखा था, उसे कुछ और सूझता ही नहीं था। बस हर समय उसके ख्यालों में खोया रहता था। फिर एक रोज आकर कार्तिक ने कहा कि वह रक्षा से शादी करना चाहता है। पढ़ी लिखी लड़की थी और सबसे बड़ी बात, मेरे इकलौते बेटे की पसंद थी। इसलिए मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए कार्तिक की शादी रक्षा से करवा दी। अपने बेटे की शादी किसी लड़की के साथ करने से पहले आपने उसके वंश, कुल, गोत्र, माता पिता किसी भी बात की जानकारी लेना उचित नहीं समझा, और वो भी तब जब आपका परिवार इतने उतार चढ़ावों से गुजरा है। बहुत बड़ी भूल की है आपने। ये लड़की किसी खास मकसद के तहत आपके घर आई है। इसका कार्तिक से मिलना, उससे दोस्ती करना, फिर शादी करना, आपके घर में आना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। क्या बाबा इस समस्या का समाधान खोज पाएंगे? सब सच जानने के बाद क्या होगा कमला का अगला कदम? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।